Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic services provided by banks. So it's kind of a very simple topic, लेकिन इसमें से भी एक दो क्वेश्चन स्पेशली जो टाइप्स ऑफ कार्ड्स हैं उनमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं. एक तो देखो बैंक बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि हम बैंक में पैसे जमा करवा सकते हैं, हम बैंक से लोन ले सकते हैं. ये तो उनकी बेसिक सर्विसेज है. उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एंसिलरी सर्विसेज भी वो प्रोवाइड करते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे. ओके सो ये उन सारी सर्विसेज की एक बेसिक लिस्ट है. सबसे पहले बात करते हैं प्लास्टिक मनी की. इट इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि बैंक्स हमें डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, प्रीपेड कार्ड्स, एटीएम कार्ड्स, को ब्रांडेड कार्ड्स और चार्ज कार्ड्स प्रोवाइड कर सकते हैं. तो डेबिट कार्ड का हमें वर्किंग पता ही है कि जो हमारे अकाउंट में पैसे हैं वही हम यूज़ कर सकते हैं. अगर मेरे अकाउंट में 10,000 है तो मैं डेबिट कार्ड के थ्रू 10,000 ही विड्रॉ कर सकती हूँ या 10,000 की ही ट्रांजैक्शन कर सकती हूँ. जबकि अगर हम क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इट्स सॉर्ट ऑफ अ लोन फ्रॉम द बैंक कि बैंक ने मुझे एक लोन प्रोवाइड कर दी है 70,000 की. मान लो मेरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है तो दिस इज़ द अमाउंट विच आई कैन स्पेंड. ये एक तरीके का लोन है जो मैं बैंक से लेती हूँ जो मुझे बाद में चुकाना पड़ता है. एक सर्टेन टाइम होता है, 1 महीने तक के लिए मैं 70,000 रुपये तक की ट्रांजैक्शंस कर सकती हूँ. उसके बाद बैंक मुझे स्टेटमेंट भेजेगा. हो सकता है 70,000 की लिमिट थी, मैंने सिर्फ 35,000 यूज़ किया तो बैंक का मुझे स्टेटमेंट भेज देगा और बोलेगा कि या तो पूरा 35,000 पे कर दो या फिर एक मिनिमम अमाउंट में पे कर सकती हूँ क्रेडिट कार्ड में और बाकी का मैं विद इंटरेस्ट बैंक को वापस कर सकती हूँ. ओके तो क्रेडिट कार्ड एक तरीके से हमें कुछ समय का तो इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करता है. उसके बाद अगर हम टाइम पे पेमेंट नहीं करते तो विद इंटरेस्ट हमें बैंक को पेमेंट करनी पड़ती है. प्रीपेड कार्ड्स क्या होता है, उनमें ऑलरेडी अमाउंट लोडेड होता है कि मैंने 10,000 एक कार्ड में डलवा दिए प्रीपेड कार्ड में और बाद में उसको मैंने यूज़ कर लिया एज एन एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड. एटीएम कार्ड्स आजकल के जो कार्ड्स हैं वो डेबिट एटीएम सिमिलर ही होते हैं. अगर हम स्पेसिफिक सिर्फ एटीएम कार्ड की बात करें कि हम इस कार्ड को यूज़ करके एटीएम पे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, लेकिन आजकल तो हमारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सभी एटीएम्स पे यूज़ हो रहे हैं. को ब्रांडेड कार्ड्स है, जैसे आजकल आपने देखा होगा मिंत्रा, कोटक महिंद्रा का कार्ड आ रहा है, अमेजॉन आईसीआईसीआई का कार्ड आ रहा है. तो इस तरीके से भी आजकल हमारे पास प्लास्टिक मनी अवेलेबल है. एक आता है चार्ज कार्ड्स. देखो क्रेडिट कार्ड में क्या था कि एक लिमिट होती है और उस लिमिट के अकॉर्डिंग हम खर्च कर सकते हैं और मंथ एंड होने पे या तो हमें मिनिमम अमाउंट पे करना है या फिर फुल अमाउंट पे करना है. अगर हम सिर्फ मिनिमम अमाउंट पे करते हैं क्रेडिट कार्ड के बिल का तो बाकी का जो पैसा है फिर हमें विद इंटरेस्ट वापस करना पड़ता है. जो चार्ज कार्ड्स हैं, चार्ज कार्ड्स में कोई लिमिट नहीं है. लिमिट नहीं है, जितना मर्जी खर्चा करो, लेकिन मंथ एंड पे फुल अमाउंट ही पे करना पड़ता है. मिनिमम पेमेंट का कोई प्रोविजन नहीं है. तो इंडिया में चार्ज कार्ड्स पॉपुलर नहीं है. हमारे यहाँ पे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो है वही सबसे ज़्यादा पॉपुलर है. उसके बाद बैंक हमें मर्चेंट बैंकिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं. देखो अगर मुझे एक मेरी कंपनी है और मुझे शेयर्स इशू करने हैं मार्केट में, मुझे पैसा उठाना है मार्केट से. तो देखो मार्केट में दो टाइप के लोग हैं, एक जिनको पैसे की ज़रूरत है और एक जिनके पास पैसा है. तो मुझे पैसे की ज़रूरत है तो मैं मर्चेंट बैंकिंग की हेल्प ले सकती हूँ, मर्चेंट बैंकर्स की हेल्प ले सकती हूँ. ये मुझे मेरा प्रॉस्पेक्टस इशू करने में हेल्प करेंगे. प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, जब भी हमें मार्केट में शेयर्स बेच रहे हैं, डिबेंचर्स बेचने हैं, तो हमें पहले लोगों को बताना पड़ता है कि ये पढ़ो हमारा डॉक्यूमेंट, हम ये काम करते हैं, हमें इस चीज़ के लिए पैसे चाहिए. तो वो प्रॉस्पेक्टस बनाने में हेल्प करना, सेबी से जो हमें परमिशंस चाहिए वो लेने में हेल्प करना, शेयर इशू को अंडरराइट करना, मार्केट रिसर्च करने में हेल्प करना. मुझे शेयर्स इशू करने हैं, 2-3 हज़ार करोड़ रुपए का अमाउंट इन्वॉल्व है, तो बैंकर्स चूज़ करना कि कौन से बैंकर्स इस सब में इन्वॉल्व होंगे. कोई प्रोजेक्ट है उसकी फिजिबिलिटी चेक करना, तो मर्चेंट बैंकर्स इस सब चीज़ों में हेल्प करते हैं. तो हमारे नॉर्मल बैंक्स भी मर्चेंट बैंकिंग का काम करते हैं. उसके बाद है लीज फाइनेंसिंग. अब मान लो कोई 50 करोड़ की एसेट है, मुझे इसका सिर्फ 1 साल का काम है, तो रादर देन बाइंग इट मैं लीज फाइनेंसिंग कर सकती हूँ कि मैं एक लीज फाइनेंसर के पास जाऊँगी, वो उस एसेट को परचेज करेगा और मुझे लीज पे दे देगा. तो मैं सिर्फ लीज रेंट पे करूँगी कि पर मंथ मुझे 5 लाख का रेंट पे करना है, तो साल का मुझे 60 लाख का रेंट पे करना है ना. और ये जो लेसर है जो मुझे लीज पे वो एसेट दे रहा है 50 करोड़ रुपए वाली, उसे क्या फ़ायदा है कि आज मुझे दे दी एसेट, कल किसी और को दे दी रेंट पे, फिर किसी और को दे दी, चाहे तो वो बेच भी सकता है. तो लीज में लेसी के पास ओनरशिप नहीं आती है, ओनरशिप तो लेसर के पास ही रहती है. ओनरशिप लेसर के पास ही है. मैंने मशीन यूज़ करी, 1 साल बाद मैंने वापस कर दी. अब लेसर जो है
उसे इनकम अर्न हो रही है जिस पे उसे टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन वो जो उसकी एसेट है उस पर डेप्रीसिएशन जो लगती है, डेप्रीसिएशन क्लेम कर सकता है, टैक्सेशन में फ़ायदा होता है। और ये जो लेसी है ये अपने एक्सपेंसेस के अंदर लीज रेंट एज एन एक्सपेंस शो कर सकता है कि मेरा खर्चा हुआ है अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करने के लिए। तो एसेट लेसर की ही रहती है, लेसी सिर्फ उसे रेंट पे कुछ समय के लिए यूज़ करता है। ठीक है, तो ये जो लीज फाइनेंसिंग है ये बैंक्स भी करते हैं कि किसी पर्सन को लीज पे कोई एसेट दे दी। ठीक है, तो ये वाला काम भी बैंक्स भी करते हैं। फिर रेमिटेंस सर्विसेज तो मोर देन एक्सप्लेनेटरी है, इजी है कि मुझे पैसे भेजने, आपको भेजने, आपसे पैसे रिसीव करने हैं, तो मैं आजकल क्या है यूपीआई यूज़ कर सकती हूँ, नेफ्ट का ऑप्शन है, आरटीजीएस का ऑप्शन है, आईएमपीएस का ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं आजकल। मुझे पैसे भेजने हैं, मुझे रिसीव करने हैं, मुझे बैंक इसकी सर्विस भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद है थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स का सेल करना। अब बैंक जो है या तो किसी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ टाई अप कर सकता है या फिर खुद एज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी वो खुद को रजिस्टर करा सकता है। तो बैंक्स जो हैं थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स भी सेल करता है। तो अगर एक बैंक को शेयर ट्रेडिंग में हेल्प करना है मुझे, तो वो एज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट खुद को रजिस्टर करवा सकता है। बैंक इसके अलावा आजकल म्यूचुअल फंड भी सेल करते हैं, डीमैट अकाउंट ओपन करने में हेल्प करते हैं, इंश्योरेंस में हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं कि एसबीआई अगर ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करे तो एसबीआई का खुद का इंश्योरेंस कंपनी है, एसबीआई किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप कर लेगा, किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ टाई अप कर लेगा। अगर मैं अपने बैंक की ऐप से रिचार्ज करवा पा रही हूँ अपने फ़ोन का, ऐसा नहीं कि बैंक का खुद की वो कंपनी है टेलीकम्युनिकेशन की, बैंक ने एयरटेल वालों के साथ, जियो के साथ, उनके साथ टाई अप कर लिया, तो बैंक थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स भी सेल करता है कि किसी और के प्रोडक्ट्स में बैंक के थ्रू भी परचेज कर सकती हूँ, तो बैंक को इसके लिए कमीशन मिल जाता है। इसके अलावा बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए बैंक की ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट बेनिफिशरीज़ का डाटा बैंक्स को दे देगी और बोलेगी कि इनके अकाउंट्स ओपन करने हैं, इनको पैसे देने हैं। तो गवर्नमेंट स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन करने में, जैसे अटल पेंशन योजना है, तो बैंक्स वगैरह वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। इंश्योरेंस कोई गवर्नमेंट बेचना चाहती है, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहती है, तो सारी चीज़ें बैंक्स के थ्रू ही मेनली होती हैं। ओके, इसके अलावा बैंक जो हैं वो सेफ कस्टडी और ट्रस्टीशिप सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। मुझे इंपॉर्टेंट अपने गहने, सामान, अपना कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं बैंक के पास रखवा सकती हूँ, बैंक की सेफ कस्टडी में रख सकती हूँ, वॉल्ट में रख सकती हूँ। ठीक है, इसके अलावा बैंक जो है एग्जीक्यूटर की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। एग्जीक्यूटर कौन होता है? मान लो कि मैं आज अपनी विल लिखती हूँ और विल में ये लिख के जाती हूँ कि राहुल नाम का ये पर्सन है, ये मेरी विल को एग्जीक्यूट करेगा मेरे मरने के बाद। मेरी डेथ होगी तो मेरे मरने के बाद राहुल मेरे घर वालों को बताएगा कि ये मेघा की विल है, इसमें ये चीज़ें इस पर्सन को मिलनी है। तो राहुल हो गया एग्जीक्यूटर। अगर मैं मरने से पहले विल बना जाती हूँ और किसी को एग्जीक्यूटर अपॉइंट कर जाती हूँ, वेल एंड गुड। लेकिन अगर मेरी डेथ हो गई और मैंने विल बनाई नहीं थी, तो फिर कोर्ट किसी को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करता है। एडमिनिस्ट्रेटर फिर मेरी सारी प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करेगा, जिसके जितना जो मेरे लीगल एयर्स हैं, मेरे वारिस हैं, उनको मेरी प्रॉपर्टी डिवाइड करके देगा। तो एग्जीक्यूटर तब होता है जब मैं विल बना के जाऊँ, और एडमिनिस्ट्रेटर तब होता है जब मैं विल नहीं बना के जाऊँ। इसके अलावा एक एस्क्रो सर्विसेज भी है। अब इस पर्सन ने, सेलर ने इसको घर बेचना है और इसने इसको पैसे देने हैं। अब एक बोल रहा है तू पहले पैसे दे, वो बोलता है नहीं तू पहले घर के कागज़ दो। तो ये क्या करते हैं, एस्क्रो अकाउंट ओपन कर देते हैं। एस्क्रो की सर्विसेज बैंक भी प्रोवाइड करते हैं कि ये अपने घर के कागज़ बैंक में रखवा देगा, ये पैसे बैंक में रखवा देगा। ठीक है, और उसके बाद फिर एसेट ट्रांसफ़र हो जाएगा। कई बार आप देखते हो कि बिल्डर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है और आप उसमें फ्लैट लेना चाहते हो, तो रादर देन पूरा पैसा बिल्डर को दे दो, आप एस्क्रो अकाउंट पे रख सकते हो, जिससे आपका भी थोड़ा पैसे पे कंट्रोल रहता है। अगर बिल्डर को एस्क्रो अकाउंट के पैसे को यूज़ करना है तो उसके पास प्रॉपर रीज़न होना चाहिए कि हाँ अब ये मैं पैसा इस चीज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ, इस चीज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ। सो एस्क्रो से थोड़ा सा कंट्रोल आ जाता है। तो ये वाली सर्विसेज भी आपको बैंक प्रोवाइड करके देते हैं। उसके बाद आखिरी सर्विस जिसकी हम बात करें वो है फैक्टरिंग सर्विस। अब मान लो मैं बहुत सारी चीज़ें ना क्रेडिट पे बेचती हूँ, मैं बहुत क्रेडिट सेल्स करती हूँ, तो मेरे पास महीने के 1500 बिल इकट्ठे हो जाते हैं, बिल रिसीवेबल। अब मैं 1500 लोगों के पास जा के बोलूँ कि तुमने मेरे पैसे वापस करने, मेरे पैसे दे दो, मेरे पैसे दे दो, कितना ज़्यादा हेक्टिक काम है, मैनेज करना मुश्किल है। तो मैं क्या करूँगी, ये सारे बिल रिसीवेबल उठा के, जिसकी वैल्यू 1500 बिल्स है, जिनकी मिला लो 10 करोड़ की वैल्यू है, मैं ये सारे एक फैक्टरिंग कंपनी को दे दूँगी। फैक्टरिंग कंपनी की अब जिम्मेदारी है कि मेरे इन बिल्स के अगेंस्ट जो भी मेरा पैसा है वो रिसीव करने का, सारा पैसा रिसीव करने का। तो मान लो 10 करोड़ के बिल्स हैं, वो अपना मान लो 30 लाख रुपए कमीशन
काट के बाकी के जो 9 करोड़ 70 लाख रुपए हैं मुझे दे देंगे, ठीक है। अब पैसे वसूलना वगैरह सब उनकी जिम्मेदारी है, तो उनकी 30 लाख की कमाई होगी और मुझे 30 लाख कट के बाकी का पैसा इमीडिएटली मिल गया, मतलब मेरी सिरदर्दी नहीं है कि मैं सबसे जाके पैसे कलेक्ट करूं। तो ये फैक्टरिंग सर्विस जो है ये भी हमें बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फैक्टरिंग की अलग से कंपनीज भी होती हैं और फैक्टरिंग सर्विसेज जो है वो बैंक्स भी प्रोवाइड करते हैं। सो अब इस एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे टू अंडरस्टैंड इफ़ यू आर एबल टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट और नॉट। और ये जो सेशन का PDF होता है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे इसको आप क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा। बाकी कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में भी लिख देना। सो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग में क्या नहीं होता? द लेसी मेक्स रेगुलर पेमेंट टू द लेसर, लेसी लेसर को रेंट पे करता है, लेसर के पास ओनरशिप रहती है, लेसी ऑटोमेटिकली गेन्स ओनरशिप, कि क्या लीज खत्म होने के बाद ओनरशिप लेसी के पास चली जाएगी। द लीज टर्म इज़ यूजुअली शॉर्टर देन द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। ये जो लीज का टर्म है वो एसेट की लाइफ से कम होता है, कि अगर एसेट ऑब्वियसली अगर एसेट 5 साल की लाइफ है एसेट की, तो लीज पीरियड 6 साल थोड़े ना हो सकता है, एसेट ही 5 साल में ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मुझे आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर हमें मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे, या फिर आप इस नंबर पे कॉल करके भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आई वुड रिकमेंड कि डोंट डिले योर जैप प्रेपरेशन। हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, मास्टर कोर्स अवेलेबल है जिसमें आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी और आपको PYQs भी मिलेंगे, तो यू कैन लुक एट दैट हमारी वेबसाइट पे जाके। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।